नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे बिल्कुल नए एक वीडियो में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि कंप्यूटर किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, इनके बारे में हम जानेंगे। देखो, हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि इनपुट और ये प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो हमें मिलता है वो होता है आपका आउटपुट। जो हमें मिलता है वो क्या होता है? आउटपुट होता है। इनपुट जिन यूनिट से मिलता है उसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। देखो, इनपुट के अंदर जो हमें मिल रहा था वो क्या मिल रहा था? किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा, यानी कोई भी रॉ फैक्ट। तो जिन उपकरणों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी रॉ फैक्ट या डेटा इनपुट प्राप्त होता है ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इनपुट यूनिट बोलेंगे। और आउटपुट यूनिट का मतलब क्या था? जिन उपकरणों के द्वारा किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जब हम यूजर को दे रहे हैं कंप्यूटर के द्वारा, तो वो उन डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे? आउटपुट यूनिट बोलेंगे। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? आपका प्रोसेस, यानी यहां पर जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपका सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या है वो हम आगे देख रहे हैं। देखो, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था आपका 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। ठीक है, ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। 1945 में दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। अगर हम इसके बाद बात करें सिस्टम यूनिट की, देखो हमने इनपुट यूनिट क्या क्या होती है ये पढ़ लिया है, आउटपुट यूनिट क्या क्या होती है वो भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने जो जनरेशन पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? आपका प्रोसेस, यानी सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ने वाले। तो सिस्टम यूनिट के अंदर आपका पहला जो पार्ट आता है वो है सिस्टम यूनिट के अंदर पहला जो आता है आपके, सबसे पहले तो आता है सीपीयू। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मदरबोर्ड। इसको हम पीसीबी भी कहते हैं। उसके बाद जो आता है आपका सिस्टम यूनिट के अंदर पावर सप्लाई। इसको हम एसएमपीएस भी कहते हैं। उसके बाद जो आता है वो है आपका मेमोरी। ये आपकी मेन मेमोरी होती है। और लास्ट में आपका है सीमोस। ये क्या है? एक बैटरी। तो सिस्टम यूनिट के अंदर हम ये सारे पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहला आपका जो पार्ट है वो है आपका सीपीयू। उसके बाद आता है आपका मदरबोर्ड। उसके बाद आता है आपका पावर सप्लाई, जिसे हम एसएमपीएस भी कहते हैं। उसके बाद मेन मेमोरी और सीमोस। हर एक के बारे में हम जानेंगे कैसे कंप्यूटर काम करता है। देखिए, अगर हम बात करें सीपीयू की कार्यप्रणाली के अंदर, तो देखो सबसे पहले ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आर्किटेक्चर का कि कैसे कंप्यूटर कार्य करता है। देखो, सीपीयू का जो मेन कार्य होता है वो होता है आपका किसी भी डेटा को क्या करना? फेच करना। ठीक है, उसे डिकोड करना और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करना। सीपीयू का यही कार्य होता है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। कैसे करता है? देखो, जब भी कंप्यूटर किसी भी प्रकार का कोई डेटा लेगा, ठीक है, तो वो कौन सी यूनिट से लेगा? इनपुट यूनिट से। ठीक है, इनपुट यूनिट से वो डेटा कहाँ जाता है? आपका रेम में जाता है। रेम के अंदर जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं? रेम के अंदर होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि डेटा इंस्ट्रक्शन, जितने भी डेटा इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे कहाँ होंगे? रेम के अंदर होंगे। सीपीयू कोई भी डेटा जो लेता है वो कहाँ से लेगा? आपके रेम से लेगा। तो जब भी कोई हमको डेटा एक्सेस करवाना हो तो सारा वो कहाँ से आएगा? रेम से आएगा, सीपीयू के पास में। अब सीपीयू क्या करता है? इस डेटा को फेच करता है। कहाँ से करता है? रेम से करता है। तो जब फेच, सीपीयू का जो पहला कार्य है फेच करना, वो कहाँ से हो रहा है? आपका रेम से हो रहा है। ठीक है, रेम से वो डेटा कहाँ जाता है? पीसी पे जाता है, यानी प्रोग्राम काउंटर। ये क्या है? तो ये रजिस्टर का एक पार्ट है। रजिस्टर, तीन चार प्रकार के रजिस्टर होते हैं, हम आगे बात करेंगे जब हम रजिस्टर पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं? आपकी प्रोग्राम काउंटर, यानी ये एक रजिस्टर ही है। पीसी क्या है? एक रजिस्टर ही है। तो फेच होकर वो कहाँ जाती है? रजिस्टर्स के पास जाती है। रजिस्टर से वो कहाँ जाता है? आपका सीयू के पास, यानी कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। देखो, कंट्रोल यूनिट, जितने भी आपके कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट ही करता है।
तो कंट्रोल यूनिट पर जितने भी डेटा आपको प्राप्त हुआ है आगे से रैम से फेच करके जो प्राप्त हुआ डेटा, वो कंट्रोल यूनिट से कहाँ जाता है, आपका एएलयू के पास जाता है। तो वो कंट्रोल यूनिट में जब वो डेटा आता है तो वो क्या होता है, डिकोड होता है, यानी जो भी डेटा है उसे क्या क्या करा जाता है, समझा जाता है। समझने के बाद में उसे एग्जीक्यूट करना हो या परफॉर्म करना हो तो वो कहाँ होता है, आपका एएलयू के अंदर होता है। एएलयू का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और उसके बाद वो कहाँ जाता है, सीपीयू में। जब सारी चीजें परफॉर्म हो जाती है सीपीयू के अंदर, तब रैम के द्वारा वापस उस डेटा को किसके पास पहुंचा दिया जाता है, यूजर के पास, यानी आउटपुट यूनिट के पास पहुंचा दिया जाता है। तो अगर हम बात करें इसका पूरा कार्य क्या है सीपीयू का, तो वो है आपका फेच करना सबसे पहले डेटा को, उसके बाद उसे डिकोड करना, उसे समझना, और समझने के बाद उसे एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो इनपुट यूनिट सबसे पहले डेटा को लेता है और उसे रैम को भेजता है। रैम उस डेटा को क्या करता है, सीपीयू के पास भेजता है। सीपीयू से सीपीयू में सबसे पहले किसके पास प्राप्त होता है, रजिस्टर के पास प्राप्त होता है। रजिस्टर का भी एक पार्ट है पीसी, यानी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ठीक है, ये इस डेटा को क्या करता है, फेच करता है। और उसके बाद वो कहाँ जाता है, डेटा सीयू के पास डिकोड होने, डिकोड होकर वो कहाँ जाता है, उसके बाद एएलयू के पास एग्जीक्यूट होने या परफॉर्म होने, और परफॉर्म होने के बाद में सीपीयू से वापस उसे भेज दिया जाता है किसके पास, आउटपुट यूनिट के पास, यानी यूजर के पास में। तो इस तरीके से ये पूरा कार्य होता है कंप्यूटर के अंदर। अगर हम बात करें दुनिया का सबसे पहला जो सीपीयू है, तो माइक्रो प्रोसेसर, वो है आपका सबसे पहला प्रोसेसर है, वो आपका इंटेल का 4004 है। ठीक है, ये कब आया था, तो 1971 में आया था। ठीक है, ये प्रोसेसर जो था वो कितने बिट का था, 4 बिट का प्रोसेसर था। ठीक है, अगर हम स्वदेशी बात करें, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, तो वो था आपका शक्ति। ठीक है, शक्ति था, जो आया कब है, 2014 में आया है। ठीक है, कहां पर बनाया गया है, तो ये आईआईटी मद्रास में बनाया गया था ये। ठीक है, आईआईटी के मद्रास के स्टूडेंट हैं, उन्होंने सबसे पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाया था जिसका नाम था शक्ति। कब बनाया था, 2014 में। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो वो है आपका इंटेल 4004। कब बनाया गया था, 1971 में। 4 बिट का प्रोसेसर था। ठीक है, ये हमारा है टोटल सिस्टम यूनिट की बात करी मैंने। ठीक है, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू आप हम कहेंगे तो कंप्यूटर का दिमाग है। मदरबोर्ड क्या होती है, तो मदरबोर्ड देखो, आप जिस तरीके से अपने घर में मम्मी होती है जो सभी परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ कर रखती है, सेम वैसे ही कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर है, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं उन सबको जोड़ने का कार्य कौन करती है, मदरबोर्ड ही करती है। जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गई, डीवीडी ड्राइव हो गया, उसके बाद आपका एसएमपीएस पावर सप्लाई, जितने भी आपके डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर उन सबको जोड़ने का काम कौन करता है, मदरबोर्ड करता है। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाई यानी कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन सबको पावर सप्लाई देने का काम कौन करता है, एसएमपीएस करता है। एसएमपीएस का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके बाद आती है आपकी मेन मेमोरी, जिसे हम रैम और रोम जो है आपकी रैम मेन मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी। उसके बाद आता है आपका सीमोस, जिसका पूरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, तो ये आपकी छोटा सा सेल होता है, जो आपका जो टाइम होता है, जैसे आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं और बंद होने के बाद भी जब आप दोबारा से कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसके बाद आपका टाइम जो है, डेट ऑफ टाइम, वो वैसा ही बताता है जो अभी आपका वर्तमान में है। तो ये आपका कौन करता है, सीमोस बैटरी होती है, वो करती है। ठीक है, पावर सप्लाई आपको बता दिया गया, और उसके बाद हमने मदरबोर्ड ही बता दिया। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का एक दिमाग है। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं इसे। जितने भी इंस्ट्रक्शन जो करने होते हैं वो सीपीयू ही करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, हर एक के बारे में। सीपीयू, एएलयू, सीयू, रजिस्टर, ये सब क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आता है आपका सबसे पहले कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट का मतलब है जितने भी आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर हैं उन सबको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। इसके अलावा एएलयू के अंदर जो भी कार्य होते हैं, है ना, जैसे अर्थमेटिक कार्य हैं या लॉजिकल जो कार्य होते हैं, वो सबको कंट्रोल करने का कार्य भी कौन करता है, कंट्रोल यूनिट ही करता है। इसके अलावा इस कंट्रोल यूनिट का तीसरा कार्य ये है कि हार्डवेयर जो है आपके और सॉफ्टवेयर जो है
उन दोनों के बीच में तालमेल बनाने का काम भी आपका कंट्रोल यूनिट ही करता है। ठीक है, इसके नोट्स वगैरह आप सबको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, मैं आपका डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और वहां से आप इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। लिखने की आपको जरूरत नहीं है अभी, आप सिर्फ समझिए इसे, और नोट्स आपको में मिल जाएंगे, वहां से आप फोटोकॉपी करवा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू। ठीक है, एएलयू इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ये दो प्रकार के कार्य करता है। देखो, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो आपका कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई भी गणना का कार्य होगा, या अंक गणित का कह सकते हो, अर्थमेटिक को हम हिंदी में कहते हैं अंक गणित। अंक गणितीय कार्य होगा या लॉजिकल कार्य जो भी होगा, तार्किक कार्य, उससे जो भी कंप्यूटर की इकाई, सीपीयू की जो भी इकाई सॉल्व करती है वो करती है एएलयू। अर्थमेटिक में हम जोड़ बाकी गुणा भाग से संबंधित जितने भी कार्य वो करते हैं, और लॉजिकल यानी तार्किक जो भी रीजनिंग से रिलेटेड कार्य होते हैं, लॉजिकल कार्य है, तार्किक कार्य, वो आपका एएलयू ही करता है। ठीक है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ये सभी जो कार्य होते हैं वो सब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। उसके अलावा जब ये कार्य अर्थमेटिक, जैसे मैंने बोला कि कोई भी जोड़ करनी है, किसी भी दो संख्याओं को जोड़ करनी है, तो कम समय के लिए कभी कभार अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होती है वो डेटा को स्टोर करती है। तो जब भी प्रोसेसिंग के दौरान कोई भी कार्य कर रहा हो एएलयू, तब कम समय के लिए डेटा को स्टोर करती है। वो जहां पर स्टोर करती है वो होता है आपका रजिस्टर। देखो, रजिस्टर होता है क्या, जिस प्रकार से आप कार्य करते हैं रजिस्टर्स के अंदर, कोई भी रफ कार्य या ग्रह का कोई भी छोटा मोटा कार्य, जब आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए कोई आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, तो आप रफ कार्य के लिए किसी न किसी रफ रजिस्टर में प्रयोग करोगे। तो ये भी उसी प्रकार से रजिस्टर कार्य करते हैं, कम समय के लिए डेटा को स्टोर करता है। और हम आगे पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में, तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए, अगर इसके बाद हम बात करें तो वो है आपका रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर भी बहुत प्रकार के होते हैं, रजिस्टर हम पढ़ लेते हैं सारे, जितने भी प्रकार के रजिस्टर होते हैं। देखो, जब भी कोई मेमोरी कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करती है, तो वो डेटा को स्टोर करेगी, साथ ही साथ उसका एड्रेस भी स्टोर करती है कि वो डेटा मेमोरी के किस स्थान पर स्टोर किया गया। तो जब भी वो डेटा स्टोर किया जाता है तो वो मेमोरी के अंदर उसका एड्रेस और उसकी डेटा दोनों स्टोर किया जाता है। तो उसकी जो साइज होती है वो 16 और 4096, यानी ये होगी आपकी 2 की घात 16। ठीक है, और ये हो गई आपकी, ये आपकी जो साइज है 16, ये है आपका 16 बिट, ये जो है आपकी डेटा की साइज है ना। जब भी कोई डेटा स्टोर होगा वो तो इस साइज के अंदर स्टोर होगा, और लोकेशन जो है वो 2 की घात 12, मतलब आप 2 को 12 बार इंटू करोगे तो 4096 प्राप्त होगा। ये जो आपका एड्रेस है वो इस बिट में इतनी बिट की आवश्यकता होती है उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अगर हम रजिस्टर की बात करें तो सबसे पहला आपका जो रजिस्टर होता है, ठीक है, वो है आपका पीसी। ठीक है, तो पीसी रजिस्टर क्या करता है, ये आने वाले जो अगले निर्देश होते हैं कंप्यूटर को, जब भी कोई सीपीयू को जब भी कोई निर्देश प्राप्त हो रहा है तो वो आने वाले जो अगले निर्देश है उसको होल्ड करने का कार्य करेगा। तो जब भी कोई निर्देश होल्ड करेगा, है ना, तो यहां मैं लिख देता हूं, अगले निर्देशों को होल्ड करता है। अगले निर्देशों को होल्ड करता है। पीसी का मतलब होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, और जब भी कंप्यूटर में कोई रजिस्टर किसी भी अगले निर्देशों को होल्ड करेगा तो उस रजिस्टर का कौन सा प्रकार काम करेगा, प्रोग्राम काउंटर काम करेगा, और इसे कितने बिट की रिक्वायर होगी। तो जब भी कोई अगले निर्देश होल्ड कर रहा है ना, निर्देश मतलब कोई भी किसी प्रकार का कोई एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है, एड्रेस होल्ड करेगा, तो एड्रेस को जब भी होल्ड करते, मैंने अभी आपको बताया उसमें कितने बिट की रिक्वायर होती है, 2 की घात 12। देखा, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही कि जब भी कोई एड्रेस, मेमोरी का कोई भी एड्रेस स्टोर होगा तो वो क्या होगा, 2 की घात 12, और डेटा स्टोर होगा तो उसके लिए 2 की घात 16 बिट रिक्वायर होगी। ठीक है, तो यहां पर जब भी निर्देशों को होल्ड कर रहा है ना, निर्देशों को होल्ड कर रहा है यानी कोई भी एड्रेस होल्ड हो रहा है ना, तो कितने बिट की आवश्यकता होगी, 12 बिट की आवश्यकता होगी। तो ये हो गया आपका 11 और एक जीरो हो गई आपकी 12, तो ये कितने बिट की रिक्वायर होगी, प्रोग्राम काउंटर को कितने बिट की रिक्वायर होगी, टोटल 12 बिट की रिक्वायर होगी। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो है आपका
AC, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो रजिस्टर के प्रकार है कि जो आपने यहाँ देखे थे अभी, कि हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये रजिस्टर आपने जो पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ जो पीसी लिखा है, ये क्या कार्य कर रहा था, अगले निर्देशों को होल्ड करके रखने का कार्य कर रहा था। तो जो इसको मेमोरी की आवश्यकता होगी, वो टोटल कितने बिट की आवश्यकता होगी, वो है आपकी 12 बिट की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा 12 बिट की रिक्वायर होगी। उसके बाद जो आता है आपका अगला एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये क्या करता है, तो ये आपके मध्यवर्ती परिणाम जो होते हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं रजिस्टर के पार्ट पढ़ रहे हैं ना, रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है वो क्या करता है, मध्यवर्ती जो परिणाम होते हैं आपके, जैसे मैंने बोला आपको कि 2 + 2 + 4 करो, तो आप तो कैसे करोगे, ऐसे उंगलियों पे गिन लोगे, है ना। या इतनी छोटी संख्या तो उंगलियों पे गिनने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, एक के बाद एक प्रोसेस करता है। पहले 2 को 2 से जोड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 से जब 2 को जोड़ेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। जब ये 4 आया तो इस 4 को फिर क्या करेगा, ये इस 4 से जोड़ेगा। तो ये जो 4 है इसको कहीं ना कहीं वो होल्ड करके रखेगा, मतलब इस डेटा को कहीं ना कहीं होल्ड करके रखेगा। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है, मध्यवर्ती जो परिणाम होते हैं उसे क्या करेगा, ये होल्ड करके रखेगा। तो जब भी मध्यवर्ती परिणामों को होल्ड करेगा तब उसे कितने बिट की आवश्यकता होगी मेमोरी की, तो उसे होगी 16 बिट की आवश्यकता, यानी 15 और एक 0 कितने हो गए, 16 बिट। कितने बिट रिक्वायर होगी, 2 की घात 16 बिट की आवश्यकता होगी। किसको होगी, एक्यूमुलेटर रजिस्टर को, ठीक है। फिर ये 4 को 4 से जोड़ेगा और फिर आएगा कितना आपका 8। इस तरीके से ये किया जाता है, रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो आता है वो है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी IR, ठीक है। IR आता है, इसका पूरा नाम है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। ये क्या करता है, तो CPU जिन निर्देशों को अभी परफॉर्म कर रहा है उसके डेटा को स्टोर करने का काम करता है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, CPU के द्वारा निर्देशों को परफॉर्म कर रहा है, उसके डेटा को स्टोर करेगा। तो अभी मैंने बताया आपको, जब भी डेटा को स्टोर करता है तो कितने बिट की आवश्यकता होगी, कितने बिट की होगी, 16 बिट की होगी, ठीक है। और एड्रेस को स्टोर करेगा तो कितने बिट की आवश्यकता होगी, 12 बिट की आवश्यकता होगी। तो यहां पर कितने बिट की आवश्यकता होगी, 16 बिट की। कितने बिट रिक्वायर होंगी, 16 बिट, ठीक है। ये 16 बिट किस तरीके से डिवाइड होते हैं, तो अभी आप ऊपर ऊपर से जान लीजिए कि ये आपके होते हैं 0 और 1। तो यहाँ होता है आपका एक एक बिट, 0 या 1 कोई भी एक बिट होगा। उसके बाद आपका 15, ठीक है। यहाँ से आपके 11 बिट तक तो होता है आपका ऑपकोड। ये क्या होते हैं हम आगे सब जानेंगे, ठीक है। और ये है आपके होते हैं यहाँ पर ऑपरेंड, ठीक है, 0। इस तरीके से डिवाइड होते हैं। टोटल आपका फॉर्मेट जो है 16 बिट का वो इस तरीके से रहता है। उसके बाद जो होते हैं वो आपके हैं, अगला जो रजिस्टर होता है वो है आपका MAR, ठीक है। इसे हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी कहते हैं, मेमोरी एड्रेस, ठीक है, रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये आपका है एड्रेस को होल्ड करके रखता है ना। डेटा के कोई भी एड्रेस होगा, जब आप कोई मेमोरी में डेटा स्टोर करोगे तो उसका एड्रेस जो होता है वो होल्ड करके रखने का कार्य कौन करता है, MAR करता है, ठीक है। इसके लिए जब भी एड्रेस स्टोर हो रहा है तो कितनी बिट की आवश्यकता होगी, 2 की घात 12 की आवश्यकता होगी। उसके बाद जो होता है आपका MBR, या फिर हम MDR भी कहते हैं इसको, मेमोरी डेटा रजिस्टर या मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है, बफर या फिर डेटा रजिस्टर, ठीक है। ये भी हम इसका नाम है। ये क्या करता है, तो डेटा को स्टोर कर रखने का कार्य करता है। तो इसके लिए कितनी बिट की आवश्यकता होगी, 2 की घात 16। उसके अलावा और भी होते हैं इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर। तो अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इनपुट और आउटपुट दोनों रजिस्टर होते हैं, इनपुट और
आउटपुट रजिस्टर, इन दोनों के लिए भी कितने कितने बिट की आवश्यकता होती है, तो वो है आपका 8 बिट ना, 8 बिट की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इस तरीके से डिवाइड होगा 7 और ये 0। तो ये आपका है टोटल रजिस्टर। अभी हमने क्या पढ़ लिया देख लेते हैं एक बार दोबारा से। अभी हमने जो पढ़ा है वो आपका रजिस्टर पढ़ा है ना। रजिस्टर क्या करता है, कम समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है। इसकी जो मेमोरी की साइज होती है वो होती है बिट में। ठीक है, बिट में इसकी होती है मेमोरी। अब हमने रजिस्टर के पार्ट पढ़े बहुत सारे। जो पहला हमने पढ़ा वो है आपका पीसी रजिस्टर, जो क्या करता है, पूरा नाम है इसका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। इसका कार्य क्या है, तो अगले निर्देशों को होल्ड करके रखना। जो भी सीपीयू के द्वारा सीपीयू को जो अगले निर्देश मिल रहे हैं, है ना, इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, उनको क्या करेगा, ये होल्ड करके रखेगा। तो इसमें मेमोरी की कितनी आवश्यकता होगी, बिट, तो इसमें आपको 12 बिट की आवश्यकता होगी। एक इसके बाद अगला रजिस्टर आता है आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये क्या करता है, तो ये मध्यवर्ती परिणामों को होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसके लिए कितने बिट की आवश्यकता होगी, जब भी परिणामों को होल्ड करके रख रहा है यानी डेटा होल्ड करके रखेगा, तो इसके लिए हमें 16 बिट की आवश्यकता होगी। उसके बाद जो आता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आता है। ये क्या करता है, तो सीपीयू के द्वारा जिन निर्देशों को भी परफॉर्म किया जा रहा है उन निर्देशों के डेटा को होल्ड करके रखता है। तो इसके लिए कितनी बिट की आवश्यकता होगी, डेटा स्टोर कर रहा है यानी 16 बिट की आवश्यकता होगी। और उसके बाद आता है आपका एमएआर यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस स्टोर करेगा तो 12 बिट। ठीक है, और बफर रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर, इसके लिए कितने बिट की आवश्यकता होगी, 16 बिट की। और इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर के लिए हमें 8 बिट की आवश्यकता होगी। तो ये जो हमने अभी पढ़े वो हमारे रजिस्टर्स थे। अभी हमने रजिस्टर पढ़ लिए। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका आर्किटेक्चर के अंदर ही सिस्टम बस। देखो सिस्टम बस क्या करता है, तो कंप्यूटर के अंदर जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, या कोई भी सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजने हो, तो ये कार्य कौन करता है, सिस्टम बस करता है। ठीक है, सिस्टम बस का होता है तो कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड होती है उसी के ऊपर होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं आपके। पहला जो है आपका कंट्रोल बस। ठीक है, कंट्रोल बस ये क्या करता है, तो ये टाइमिंग और सिग्नल को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो आपका अगला है वो है आपका एड्रेस बस। ठीक है, ये क्या करता है, एड्रेस को कैरी करता है। और उसके बाद जो है आपका अगला डेटा बस, ये क्या करता है, डेटा को कंट्रोल करता है या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। ठीक है, डेटा को कैरी करता है ना, कुल मिला के। अब ये किससे कनेक्टेड होते हैं, तो ये आपके सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं, ये आपके मेमोरी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये आपके इनपुट और आउटपुट से कनेक्ट होते हैं। ये जितने भी आपके जो डिवाइसेस हैं, जो आपके बसेस हैं, 3 प्रकार की बसेस होती हैं। अपन नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बस क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। सेम उसी प्रकार से सिस्टम बस का कार्य भी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को भेजना। ठीक है, तो 3 प्रकार की होती है। कंट्रोल बस कंट्रोल करने का कार्य करती है डेटा उसको, टाइमिंग और सिग्नल्स को। और एड्रेस क्या करती है, तो एड्रेस को कैरी करती है। डेटा बस होती है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का कार्य करती है। किससे कनेक्टेड होती है, तो ये आपका सीपीयू से कनेक्टेड होती है। उसके बाद मेमोरी से और इनपुट आउटपुट से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये जो होती है डेटा बस वो कैसी होती है, बाय डायरेक्शनल होती है, दोनों जगह पर डेटा प्राप्त भी करेगी और भेजेगी भी। उसके बाद ये जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, कौन सा, ये एड्रेस बस। ठीक है, और ये होती है आपकी बाय डायरेक्शनल, ये आपकी यूनिडायरेक्शनल। ये आपको सारी थ्योरी मिल जाएगी, बाकायदा लिखे हुए नोट्स हैं, और हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल भी वहीं पर ही है हमारा, व्हाट्सएप चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर हम इससे रिलेटेड हम जो टेस्ट सीरीज हैं वो हम टेस्ट डालेंगे, उसके ऊपर 50 या 60 क्वेश्चन जो हैं हमारे, वो हम जैसा आपके पेपर में आता है एमसीक्यू पेपर, वैसे उस तरीके से हम आपके लिए जो है क्वेश्चन पेपर हम टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, तो आप वहाँ से जाकर सब कुछ देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। के बाद जो है आपका रजिस्टर के बाद में है आपके सिस्टम बस के बाद में आता है आपका माइक्रो कंट्रोलर। देखो ये क्या होता है, ये एक हार्डवेयर होता है जो क्या करता है, डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा को रीड करना और राइट करने का कार्य कंप्यूटर का जो डिवाइस करता है वो करता है मेमोरी कंट्रोलर।
ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से और भी पढ़ेंगे। मेमोरी, जो अगला हमारा वीडियो रहेगा मेमोरी के बारे में, उसमें हम अलग अलग टाइप्स की मेमोरी पढ़ेंगे, कैसे किसी भी डेटा को रीड और राइट किया जाता है। तो मेमोरी कंट्रोल का कार्य क्या होता है, किसी भी डेटा को रीड करना और राइट करना, कहाँ से, डेटाबेस के अंदर से। उसके बाद जो आता है आपका माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर का कार्य क्या है, सीपीयू के साथ में जो भी देखो माइक्रो कंट्रोलर होता है क्या है, कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है सीपीयू लगा रहता है, उसी के साथ में रैम रोम, ठीक है, और इनपुट आउटपुट या बसेस लगे होते हैं छोटे 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 कम साइज के। तो ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं, आपके वॉशिंग मशीन हो गया, जो आपका माइक्रोवेव हो गए, है ना, उन डिवाइसेस के अंदर जो लगा हुआ रहता है ना, तो वो क्या आपका माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ रहता है। उसके बाद जो एक आपकी टर्म आती है स्पूल, इसमें क्या होता है कि आपका जो सीपीयू है और आपका जो इनपुट आउटपुट है, दोनों के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है, तो कभी कभार जो डेटा की स्पीड होती है वो क्या होती है, मिसमैच होती है। तो स्पूल का मतलब क्या होता है कि ये एक बफर स्पेस क्रिएट करता है। मान लीजिए आपके इनपुट आउटपुट से डेटा तेज गति से प्राप्त हो रहा है और आपका जो सीपीयू वो स्लो है, तो दोनों के बीच में जो स्पीड है ना, दोनों की स्पीड जो है वो मिसमैच होगी। तो ये क्या करेगा, स्पूल एक बफर स्पेस क्रिएट करेगा, और जैसे कोई भी, जब भी सर्वर से हम कोई डेटा लाते हैं, तो सर्वर से डेटा तो स्पीड से आ रहा है, लेकिन हमारे जो नेट की स्पीड है वो स्लो है, तो दोनों की गति क्या होगी, मिसमैच होगी। तो ये बफर स्पेस क्रिएट करके और दोनों की स्पीड को क्या करता है, मेंटेन करता है स्पूल, है ना, इसको स्पूलिंग भी कहते हैं। और तो ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो पूरा टॉपिक था उसका वीडियो है। अगले वीडियो में हम बात करने वाले मेमोरी यूनिट के बारे में। आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में सिस्टम यूनिट जो हमारी टोटल पूरी है, ठीक है। आर्किटेक्चर किसने दिया था, तो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था 1945 में। सिस्टम यूनिट के बारे में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था इनपुट के बारे में, फिर हमने आउटपुट के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो हमने बताया था प्रोसेस, कंप्यूटर के फंक्शन कैसे कार्य करता है, तो फंक्शन प्रोसेस बताया था। तो प्रोसेस का जो कार्य है वो सिस्टम यूनिट करती है। तो सिस्टम यूनिट के अंदर हमने जितने भी सीपीयू है, मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई एसएमपीएस है ना, सिमोस है, इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, कैसे कार्य करता है। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट के अंदर कितने प्रकार की मेमोरी होती है, कौन कौन सी मेमोरी होती है, कैसे कार्य करती है, कैसे डेटा को स्टोर करती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और सब्सक्राइबर भी गेन हो सके। उसके अलावा जो भी नोट्स वगैरह हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहे हैं, वहाँ से आप जाकर चैनल को, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जाकर इसके नोट्स वगैरह ले सकते हैं पढ़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।